गुड इवनिंग, नमस्कार। फेसबुक लाइव में जुड़ने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्राद्ध पक्ष चल रहा है और बीच में ग्रहों की स्थितियां बदलेंगी और हमारा जो सब्जेक्ट है वो ट्रांजिट है, प्लैनेट्स का, ग्रह स्थितियां हैं, उसके ऊपर बात करते रहेंगे। और जो लोग इस समय लाइव में जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है। ऑडियो और वीडियो के विषय में अवश्य जानकारी दे दीजिए। अभी आपके कमेंट्स सामने आने शुरू हुए नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल सामने अब आया है। राम भारद्वाज जी राम राम और लखबीर कौर जी राम राम। हाँ, अब आपके कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, तो आप इसको जरूर, मैं अपने दूसरे मोबाइल पे चेक कर लेता हूं। सामने आया है राम भारद्वाज जी राम राम और मानवी पाठक जी ने लिख दिया, क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। राजवीर सिंह जी, रवि गुलाटी, गुरमीत कौर जी, नीरू शर्मा जी, आपकी भी जय हो। संजीव शर्मा जी, इकबाल सिंह जी, राजेश शर्मा जी, सबका स्वागत है। वेलोसिटी क्रिकेट, हार्दिक स्वागत। राजेंद्र मरवाह जी, स्वागतम। जो लोग जुड़ रहे हैं आप सबका हार्दिक स्वागत। निखिल पटेल, राजेश शर्मा। इसको एक जगह मैं शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे एक दो पेजेस हैं जिसके ऊपर लोग अलग से देख रहे होते हैं, तो उस तरफ भी मैं इसको शेयर कर देता हूं। आप लोग भी शेयर कर सकते हैं अपने अपने प्रोफाइल पे या पेजेस पे। करण महेंद्रू जी, गिरीश कुमार जी, स्वागत है आपका। जुड़े रहिए लाइव के साथ। अभी शुरू करेंगे अपना सब्जेक्ट। शेयरिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें। प्रक्रिया ते प्रक्रिया दोनों के शब्दों का अर्थ बदल जाता है। पंजाब से हम जब जाते हैं ना बिहारी जी के मंदिर मथुरा, तो हम कहते हैं बिंद्रावन, और जबकि शब्द है वृंदावन, तो पता चल जाता है पंजाबी आए हैं। बिंद्रावन बिहारी लाल की जय बोलते हैं जब बिंद्रावन। चलिए, सतीश कुमार जी स्वागत। प्रवीण शर्मा जी राम राम। भारती सिकंदर जी, जय बाबा बालकनाथ। और राजेश दीवान जी राम राम जी। राजेंद्र संधू जी नमस्कार। नीरू शर्मा जी ने लिख दिया ऑल क्लियर, ऑडियो वीडियो दोनों, धन्यवाद। राजेश शर्मा ने लिखा बुद्ध वक्री, लखीमपुर कांड। लखीमपुर कांड का संबंध शुक्र के साथ है, और वो, चलिए बात शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। चलिए मित्रों, बहुत बहुत सबका स्वागत है। जो लोग इस समय लाइव में आप लोग जुड़े हुए हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। अपने पूर्वजों, अपने पितरों, अपने स्वर्गवासी बुजुर्गों को याद करते रहें। जिन लोगों को तिथि का ज्ञान नहीं है, वो अमावस्या जो 25 सितंबर को आएगी, महालय श्राद्ध कहा जाता है जिसको, उस दिन अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा दिखाएं, दान पुण्य करें, उन्हें याद करें। अपने बच्चों को इस प्रक्रिया के साथ जोड़े रखें। सनातन की ये प्रक्रियाएं हैं, इनके पीछे बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक आधार भी हैं, जो कई लोगों को शायद नहीं पता चले या नहीं समझ आए होंगे अनपढ़ता की वजह से। तो अनपढ़ लोगों की बातों को सुनकर अपनी ही जो परंपराएं हैं उनके विषय में हीनता में नहीं आना चाहिए। सो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, अपनी अगली पीढ़ी को अवश्य जोड़ कर रखें। स्वाति अनेजा जी, गुलजारी जी, संजीव छाबड़ा जी, आप सबका स्वागत है। मनोज सोनिका मेहता जी नमस्कार, स्वागत है।
तो हमारा सब्जेक्ट होता है ग्रह गोचर, कि ग्रहों की स्थिति कैसी है, उनका जीवन में क्या प्रभाव हमारे ऊपर आता है। और हर महीने एक ग्रह अपनी राशि बदलता है, आप सबको पता ही होगा, सूर्य ग्रह। शिव शंकर जी स्वागत है आपका। मनोज सोनिका मेहता जी होशियारपुर से, आपका भी स्वागत है। सूर्यदेव 30 दिन एक राशि में ट्रांजिट करते हैं। अभी सूर्यदेव सिंह राशि में हैं। 17 सितंबर को सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पिछली बार जब सूर्यदेव ने सिंह राशि में प्रवेश किया था तो मैंने आपको लाइव में बताया था कि सूर्य सिंह राशि में तो आ गए हैं, हालांकि उनका अपना घर है, लेकिन राहु की दृष्टि में आ गए हैं। तो राहु की जो दृष्टि है उसने सूर्य के लिए एक घमासान पैदा कर दिया। तो वो मैंने आपको लाइव में पहले ही बता दिया था। और सूरज पर जब राहु भारी हो जाता है तो सरकारी, क्योंकि सूर्य को सरकार कहा जाता है, पॉलिटिक्स कहा जाता है, प्रशासन कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है, अनुशासन कहा जाता है, तो इस सब के ऊपर राहु का बड़ा ही भयानक प्रभाव आपने देखा होगा। बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हुए। बहुत लोगों को मैंने देखा कि डिपार्टमेंट्स की रेड्स के कारण बड़ी परेशानियां हुई। सूरज पर राहु भारी, ये आपने समझ लिया होगा। इसीलिए हम उन लोगों को अलर्ट करते हैं जिनकी कुंडलियों में भी सूर्य और राहु एक साथ होते हैं, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र की भाषा में इसे भी पितृदोष कहा जाता है, क्योंकि सूर्य, बृहस्पति, ये दोनों पितरों के ग्रह हैं। ये राहु के साथ किसी भी प्रकार से युति कर ले तो ये पितृदोष होता है। ऐसे ही जो चंद्रमा है ये मां का ग्रह है, ये राहु के साथ संबंध बना ले युति में तो ये भी पितृदोष आता है। इसको मातृश्राप कहते हैं। तो ये आजकल इसलिए आपको सब्जेक्ट साथ साथ में चलाता रहता हूं क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। पितृ ऋण और पितृदोष, ये दो चीजें हैं, इसे भी हमें समझना होगा। पितृ ऋण जो है वो हम सबके लिए है। उसको पूर्ण करने के लिए हम श्राद्ध की प्रक्रिया करते हैं। और जन्म पत्री का पितृदोष जो होता है वो ग्रहों की स्थिति के कारण बनता है। इसलिए जरूर इसको ध्यान से समझ लीजिए। कभी भी श्राद्ध की प्रक्रिया को अपनी जन्म पत्री के साथ मत जोड़ा करें। तो यहां पर पितृदोष की बात कर रहा हूं मैं, जो कुंडली में बना होता है, जिसका श्राद्ध के साथ संबंध नहीं होता। पितृ ऋण अलग चीज होती है, उसका संबंध हमारे पूर्वजों के साथ रहता है, जिसके कारण हम श्राद्ध करते हैं। तो ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, कई लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं प्रयास करता रहता हूं कि हमें इन सब चीजों की जानकारी रहे। सूर्यदेव की बात कर रहे हैं। अभी तो जब हम बात कर रहे हैं सिंह राशि में ही है। सिंह राशि में इस समय सूर्य के साथ शुक्र भी है। इन दोनों के ऊपर राहु की दृष्टि चल रही है। ध्यान से इसको समझ लीजिए। शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि रहेगी। तो अभी किसी मित्र ने लिखा था लखीमपुर कांड के विषय में, तो ये जब भी शुक्र खराब होता है तब ऐसे महिला उत्पीड़न या कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसका संबंध महिलाओं के साथ होता है और उत्पीड़न के साथ होता है। सो इसलिए ध्यान रखें, ग्रहों की स्थितियां गोचर में कैसी हैं ये तो मैं आपको यहां से बता देता हूं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में कैसी है इसका ध्यान आपको रखना है और अपनी जन्म पत्री को किस प्रकार उपाय के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, एस्ट्रोलॉजर के साथ जुड़कर रहना चाहिए। चंद्रमा मां का ग्रह है, इसके ऊपर भी राहु और केतु का संबंध बन गया तो ये चंद्र ग्रहण दोष होता है, इसे मातृश्राप कहा जाता है। सूर्य और बृहस्पति, इसका संबंध पिता दादा बुजुर्गों के साथ है।
ये अगर राहु के साथ जुड़ जाए तो ये भी पितृदोष होता है। इस ग्रहण के कारण भी, चाहे वो चंद्रमा का हो, चाहे सूर्य का हो, चाहे राहु का हो, जीवन में बहुत उथल पुथल पैदा होते हैं, मानसिक परेशानियां आ जाती हैं, इल्जाम लग जाते हैं, बदनामियां हो जाती हैं। ये सूर्य, गुरु और चंद्रमा की बात है। तो पितृदोष दूर करने के लिए आपकी कुंडली की तरफ देखना पड़ता है। पितृ ऋण का संबंध बिना कुंडली के ही हम सबके साथ है। उसके लिए अपने पूर्वजों के प्रति हमें आदर से, सम्मान से श्राद्ध की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए इन चीजों का अगर जितना ध्यान रखेंगे हम लोग, उतना ही अपने सारे, चाहे कुंडली के सिस्टम को समझते जाएंगे, चाहे फिर हमारे जो सनातन की परंपराएं हैं उनको समझते जाएंगे। इन चीजों को जरूर आप समझ लिया कीजिए। ग्रहों में सूर्य अब 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, याद रख लीजिए। 17 सितंबर को संक्रांति के दिन, हर संक्रांति पे सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। अभी सूर्य सिंह राशि में ही है, लेकिन राहु की दृष्टि से मलीन है। इसका बहुत जो प्रभाव है, बड़े बड़े धुरंधरों ने, बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों ने सहन कर लिया है। बहुत सारे लोगों के बहुत केसेस बने हैं, इल्जाम लगे हैं, कुछ एक को जेल यात्राओं के मुंह देखने पड़ गए हैं। अब ये धीरे धीरे कम होंगे। अब मैं आपको पहले बता रहा हूं, अब ये धीरे धीरे कम होंगे, क्योंकि सूर्य राहु से दूर हट रहे हैं। जिनके ऊपर तो झूठे इल्जाम लगे होंगे, उनकी सफाई होनी शुरू हो जाएगी 17 सितंबर के बाद। जिसे हम कह देते हैं, अगर वो कोर्ट में है तो उन्हें बेल और जमानत की फायदा मिल सकता है। जिनके ऊपर बिल्कुल ही कोई बिना किसी सोच विचार के गलत इल्जाम लग गया होगा, उनके लिए तो ये समझ लीजिए बरी होने वाला काम है, सजाएं खत्म होने वाला काम है, माफिया मिलने वाला काम हो जाएगा। जिसे बाइज्जत बरी भी कह देते हैं, उनकी तो सजा ही खत्म हो जाएगी। तो ये अब धीरे धीरे परिवर्तन होगा। हालांकि 1-2 दिन पहले शुरू हो जाता है ये सारा खेल, ठीक है। तो कुछ लोग आपको नजर आएंगे, अब खुश भी होंगे, जिनके ऊपर पिछले महीने में बहुत सारी मुसीबतों के पहाड़ गिरे हैं। तो 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य महाराज अब कन्या राशि में गोचर करेंगे। आप इसको पहले ही नोट कर लीजिए। प्राइवेटली अगर हम बात करें, व्यक्तिगत तौर पे, तो सूर्य महाराज सिंह लगन, सिंह राशि, इसके स्वामी होते हैं। और जिन जिन लोगों की सेहत की परेशानियां सूर्य का राहु के सामने होने के कारण आई थी, उन्हें भी अब सेहत में थोड़ा अपने आप में इजाफा नजर आएगा, मजबूती नजर आएगी, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। सिंह लगन वालों को बता रहा हूं, क्योंकि आपकी कुंडली के स्वामी ही सूर्य देव होते हैं। तो ये एक सूर्य की दृष्टि से, गोचर की दृष्टि से एक अच्छी बात है कि सूर्य राहु की दृष्टि से दूर हो जाएंगे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 30 दिन कन्या राशि में गोचर करेंगे। और सूर्य का हमारे जीवन में क्या प्रभाव आता है, इसका मैं आज विश्लेषण करूंगा, मेष से लेकर मीन लगन तक। लेकिन साथ साथ में बाकी ग्रहों की जानकारी भी अवश्य ले लेनी चाहिए। दूसरा ट्रांजिट क्या होगा? दूसरा ट्रांजिट होगा शुक्र ग्रह का। शुक्र और सूर्य और बुध 3 ग्रह हैं जो लगभग एक दूसरे के साथ साथ चलते रहते हैं। या तो तीनों एक ही राशि में नजर आएंगे अधिकतर कुंडलियों में, या फिर एक भाव में कुछ दूरी पे नजर आएंगे। 2 घर दूर नहीं जा सकते ये तीनों ग्रह, ध्यान से इसको भी आपको समझना चाहिए। तो शुक्र ग्रह भी अभी भी जब हम बात कर रहे हैं राहु की दृष्टि में है, वो भी सिंह राशि में ही है। तो शुक्र और राहु के प्रभाव से पिछले महीने की बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे मैंने देखा कि प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में तकरार बढ़ी, पति पत्नियों के बीच में तकरार बढ़ी, और कुछ ऐसी फनी घटनाएं भी, आजकल तो सोशल मीडिया 1-1 मिनट बाद खबर आ जाती है, ऐसी मजाकिया घटनाएं भी आई हैं जिसको अक्सर फिर मैं शेयर कर दिया करता हूं कि ये देखिए शुक्र पर राहु का प्रभाव, ठीक है।
अभी अभी 1-2 दिन पहले मैंने देखा था कि 2 सहेलियों ने कि अपनी दोस्ती नहीं छोड़नी, एक ही पुरुष से शादी कर ली, वो मैंने शेयर किया था। तो ये शुक्र का दिमाग कब खराब होता है? जब राहु की, केतु की उसके ऊपर दृष्टि आ जाती है। तो अभी भी शुक्र राहु की ही दृष्टि में है। अब मैं आपको बता सकता हूं कि 24 सितंबर को शुक्र महाराज सिंह राशि से निकलकर अगले राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये शुक्र राहु की दृष्टि से तो निकल जाएंगे, लेकिन देखने योग्य बात है हम विद्यार्थियों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं एक भारत के पुरातन विषय के अनुसार, कि शुक्र जब सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे तो क्या उनकी स्थिति में वो सुधार होगा जो पिछले 30 दिन से फनी न्यूज आ रही थी, या कुछ पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच के तकरार की खबर आ रही थी। तो आप इसको समझ लीजिए, अभी ऐसा परिवर्तन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगली राशि है कन्या राशि, जहां अब शुक्र 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। और ज्योतिष शास्त्र की जो गणना है, कैलकुलेशन है, उसके अनुसार शुक्र कन्या राशि में नीच का प्रभाव देते हैं। तो शुक्र फिर से नीच होने वाले हैं 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। इसलिए अपने अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, अपने संबंध हैं, उनके विषय में भी हमें अलर्ट रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का वैवाहिक संबंध टूट जाता है जब भी शुक्र खराब होता है, प्रेम संबंध टूट जाता है जब भी शुक्र खराब होता है, और जिन लोगों की सगाई हुई होती है उनके लिए ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी खुल जाती हैं जो शायद नहीं खुलनी चाहिए होती हैं। उसके कारण भी जब संबंध टूटते हैं तो कुंडली वाला शुक्र भी खराब होता है, ट्रांजिट का शुक्र भी खराब होता है, और दशा अंतर दशा में कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह का प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। तो उन लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है जब शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिनकी कुंडलियों में भी शुक्र खराब है। इसलिए ध्यान रखिएगा, शुक्र का संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ भी है। ये नहीं है कि शुक्र का संबंध केवल रोमांस के साथ है या सेक्सुअल रिलेशनशिप के साथ है। शुक्र का संबंध हमारी हेल्थ के साथ भी है, हमारी सुंदरता के साथ भी है, हमारी स्किन के साथ भी है, हमारे हार्मोन्स के साथ भी है। इतना हार्मोन डिसऑर्डर होता है जब, तो समझ लीजिए शुक्र बिगड़ा होता है। अभी पिछले 30 दिन से तो शुक्र बिगड़ा ही हुआ है, क्योंकि राहु की दृष्टि में है। अब 24 सितंबर के बाद भी शुक्र नीच राशि में ही गोचर करेंगे, तो ये हार्मोन्स डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। विशेषकर उन बच्चों को ध्यान रखना चाहिए जिनका जन्म भी ऐसे ही खराब शुक्र में हुआ है। कई कुंडलियों में शुक्र राहु के साथ होता है, कई कुंडलियों में शुक्र केतु के साथ होता है, कई कुंडलियों में शुक्र मंगल के साथ होता है, कई कुंडलियों में शुक्र चंद्रमा के साथ होता है, और कई कुंडलियों में शुक्र नीच राशि कन्या में ही होता है। तो उन बच्चों के लिए ये जो अगला ट्रांजिट है वो भी हार्मोन इम्बैलेंसिंग का है। तो शुक्र ग्रह का छठे घर में होना कुंडली के और शत्रु राशि में होना डायबिटीज भी पैदा करता है, ध्यान रखिएगा। स्पर्म काउंट भी कम कर देता है, शुक्राणुओं की कमी पैदा कर देता है, शक्कर का शुगर का रोग पैदा कर देता है, और हार्मोन्स डिस्टर्बेंस आती है। इसलिए शुक्र का संबंध जहां हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ है, चरित्र के साथ है, तो स्वास्थ्य के साथ भी है। शुक्र को माया भी कहा गया है, शुक्र को धन की देवी लक्ष्मी भी कहा गया है। इसलिए 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक नीच होना शुक्र का इतना कोई शुभ संदेश नहीं है। आइए अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, अपना ही भाव है, उनका अपना ही घर है, लेकिन अभी गुरु ग्रह वक्री अवस्था में है। इसलिए वक्री बृहस्पति का प्रभाव जो है उसका अर्थ क्या है? उसका ये अर्थ है कि जितने भी जीवन में, संसार में, समाज में शुभ कार्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, लोगों में ज्ञान की वृद्धि होती है, विजडम होता है,
धर्म का सही संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता है, वो बृहस्पति महाराज के माध्यम से पहुंचता है। लेकिन जब भी बृहस्पति अस्त हो, नीच हो, वक्री हो, तो सबसे पहले शुभ कार्यों के ऊपर ही रुकावट आनी शुरू हो जाती है जीवन में। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं भाई इतना सा काम रह गया था, सांप सीढ़ी के खेल की तरह है, बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए, 99 से फिर डंक पड़ गया, नीचे गिर गए। तो ये देखिए, ध्यान रखिए, शुभ कार्य में जब भी रुकावट आती है, कुंडली का बृहस्पति कहीं ना कहीं कमजोर होता है। बृहस्पति क्योंकि धर्म का, मत, पंथ, संप्रदाय का ग्रह भी माना गया है, और जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं, एक धार्मिक ऐसी सांप्रदायिकता सी फैल जाती है कि जो हमारे धर्म हमें सही संदेश देना चाहते हैं, प्रभु के जो मैसेजेस हैं, वो नहीं पहुंच पाते। उल्टा लोगों में एक दूसरे के साथ बेइत्तेफाकी हो जाती है, और बड़े बड़े धर्म गुरुओं का जाना, बृहस्पति का अस्त होना, वक्री होना ही देखा गया है। तो हमने भी शंकराचार्य जी को देखा, उनका निधन हुआ पिछले कुछ दिनों पहले। तो यहां पर आपको समझ लेना चाहिए, अभी भी 22 नवंबर तक बृहस्पति मीन राशि में वक्री है। शुभ कार्यों में अभी भी रुकावटें आएंगी। धनु और मीन दो लगन है जिनके, उनके लिए ये जो बृहस्पति का अभी वक्री रहना है वो शुभ संदेश नहीं है। आइए अब शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। शनिदेव जो हैं कर्म के ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति धर्म के ग्रह हैं, शुक्र भोग का ग्रह है, शनिदेव जो हैं वो कर्म के ग्रह हैं। तो कर्म के ग्रह शनि संसार में जितनी भी मशीनें चलती हैं, मजदूर का हाथ मेहनत के लिए उठता है, और हम अपने जीवन में हर रोज एक चक्की में चल रहे हैं। रोज उठते हैं, रोज निकलते हैं, रोज कमाने के लिए जाते हैं। ये शनिदेव का प्रभाव होता है। बहुत सारे लोगों की जीवन में आलस्य फैला रहता है। कई लोग तो उठते नहीं है, उठते हैं तो फिर इस बेड से उठे सोफा पर जाकर लेट जाते हैं बच्चे, और फिर वहां पर पड़े रहते हैं। कई लोगों की माताएं आकर कहती हैं नहाते नहीं है कई कई दिन। तो ये शनि ग्रह जो है अगर खराब हो जाए तो कर्म रुक जाता है। बृहस्पति के खराब होने से धर्म रुक जाता है, शुक्र के खराब होने से भोग विलास रुक जाता है। शनिदेव अगर अस्त हो या वक्री हो या नीच राशि में हो तो कर्म रुक जाता है, परिश्रम रुक जाता है, मेहनत रुक जाती है, आलस्य बढ़ जाता है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब पड़े हैं अभी बरसों, ऐसी विचार आती है कि छोड़ो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फर्क क्या पड़ता है। दिन में ही सोते रहते हैं लोग, ये शनि के कारण होता है। तो अपनी अपनी कुंडलियां अवश्य देखा करें। जब भी आपको लगे कि बच्चे जो है वो उद्यमी नहीं है, परिश्रमी नहीं है, मेहनती नहीं है, उनके अंदर आग नहीं है, तो उनकी कुंडली वाला शनि बता देगा कि जीवन में इनकी सफलता कहां तक पहुंचेगी। आज भी गोचर में शनिदेव वक्री है, मकर राशि में वक्री है, और उसकी डेट आप नोट कर लीजिए, 23 अक्टूबर तक शनि महाराज अपने ही घर में, अपनी ही राशि में, मकर राशि में वक्री है। तो यहां पर शनिदेव का वक्री होना जहां पूरे संसार के कर्म चक्र को रोक देता है, आलस्य पैदा कर देता है, चिड़चिड़ापन पैदा कर देता है। अगर कोई छेड़ दे कि भैया उठ के कुछ कर लो, तो वो दूसरी तरफ से फिर उल्टा जवाब मिलता है। तो वो कुंडली वाला शनि भी खराब होता है, गोचर वाला शनि भी खराब होता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को सावधान रहना चाहिए। अगर उनकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो उपाय के माध्यम से शनिदेव की एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए, तब जाकर जीवन में सफलता मिलती है। अभी 23 अक्टूबर तक शनि वक्री रहेंगे। कर्म कारोबार की स्थिति भी मंदी चलेगी, ढीलापन अभी रहेगा। शनिदेव की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ, इसलिए मकर लगन और कुंभ लगन वालों के लिए अभी समय इतना स्ट्रांग नहीं है। 23 अक्टूबर के बाद स्थितियां बदल जाएंगी। बुध ग्रह की बात करते हैं। दोस्तों, इस समय बुध ग्रह जो है वक्री है।
अस्त भी हैं। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है बुध ग्रह की। बुध ग्रह 25 नवंबर तक तो रहेंगे अस्त। बुध ग्रह 25 नवंबर तक तो रहेंगे अस्त और 29 वक्री रहेंगे। माफ कीजिएगा, बुध ग्रह 2 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे और 29 सितंबर तक अस्त रहेंगे। तो बुध ग्रह का वक्री और अस्त होना, जैसे अभी मेरे अंदर फंबलिंग आ गई कैलकुलेशन में, ध्यान से इसे समझ लीजिए बुध क्या क्या करते हैं। जैसे अभी मेरे से मिस्टेक होने लगी थी, तो ये बुध ग्रह ही करवाते हैं जब भी वक्री होते हैं या अस्त होते हैं या नीच राशि में जाते हैं। तो बुध का संबंध सीधा सीधा गणनाओं के साथ है, कैलकुलेशंस के साथ है। तो बुध इस समय वक्री भी हैं और अस्त भी हैं। हालांकि कन्या राशि में है, उच्च की स्थिति में माने जाते हैं, परंतु दिखाई दे रहे हैं उच्च, प्रभावशाली नहीं है। तो बुध की 2 राशियां होती हैं, एक होती है मिथुन राशि, एक होती है कन्या राशि स्वयं, जहां बुध गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन और कन्या वालों को अभी पूर्ण रूप से, जिसे कहते हैं ना एनर्जी, फुल महसूस नहीं होगी, क्योंकि उनके लगन का स्वामी जो है बुध वक्री भी है और अस्त भी है। 2 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, 29/9 यानी कि 29 सितंबर तक अस्त रहेंगे। तो बुध ग्रह का भी कोई बहुत बड़ा हमें फल अच्छा नहीं मिल रहा। बुध कमीशन, बुध व्यापार, बुध ट्रेडिंग, बुध बुद्धि, बुध वाणी, बुध लेखन कला, बुध जर्नलिज्म, पत्रकारिता, तो जब भी ये खराब होते हैं ग्रह, इन सब का स्टैंडर्ड गिर जाता है, मयार ही गिर जाता है। बुध बहनों में, बुध बेटी में, बुध भूआ में, समझ गए, ये रिश्ते होते हैं बुध के। तो इन चीजों से आपको पता चल जाएगा। कई बार नाक से स्मेल आनी बंद हो जाती है तो बुध खराब होता है, सुन लीजिए। तो बुध ग्रह खराब हो तो मिथुन और कन्या, इन 2 लगन वालों की स्थिति अच्छी नहीं होती। अब आइए मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह जिसकी 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। अगर इस समय बात करें तो मंगल ग्रह 16 अक्टूबर तक वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। यह शुक्र की राशि होती है। मंगल यहां पर शांत स्वभाव में ही रहेंगे, ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि पिछला गोचर तो मंगल राहु का था। जब मंगल राहु के साथ थे तो बीपी बढ़ जाता है आदमी का। अभी यहां पर बैलेंस में रहेंगे, तो ना ज्यादा प्लस है ना माइनस है। 16 अक्टूबर तक मंगल की स्थिति बैलेंस्ड है, इसलिए लोगों में मंगल के कारण ज्यादा परेशानी आने की संभावना नहीं है। मेष और वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल होता है। इनके लिए हेल्थ वाइज ये समय लगभग मध्यम सा रहेगा, बहुत बढ़िया भी नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है उसकी राशि में है मंगल, कोई इतना भी स्ट्रांग नहीं माना जाता मंगल को दैत्य राशियों में, तो मध्यम फल मिलेगा। रह गए राहु और केतु। राहु ग्रह मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जो अधिक शुभ प्रभाव नहीं देते। जिस भी राशि में बैठ जाएं उनके लिए परेशानियां पैदा करते ही हैं। केतु ग्रह तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु भी सेपरेटिव नेचर के ग्रह हैं, राहु भी मिस्ट्रिकल ग्रह हैं, रहस्यमय ग्रह हैं। इसलिए मेष और तुला, इन दोनों लगन वालों को राहु और केतु अभी कई प्रकार के खेल खिलाएंगे, परीक्षाएं लेंगे। 1 नवंबर 2023 याद रख लीजिए, अभी लंबा समय होता है। राहु और केतु एक ही भाव में, एक ही राशि में 1.5 वर्ष तक चलते हैं। तो मेष और तुला वालों को अभी तो नाच नचाएंगे। 1 नवंबर 2023 तक राहु और केतु इन्हीं 2 राशियों में रहेंगे। तो मित्रों, ये जो मैंने आपको ग्रहों का ट्रांजिट बताया है, इसको जरूर आप समझ लिया कीजिए। बेशक अपनी अपनी जो प्रोफाइल है उस पर आप शेयर कर लिया कीजिए, ताकि इसको दोबारा आप सुन सके। आपको जब बार बार इन चीजों को सुनकर समझ आनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको आसपास के हालात की जानकारी होनी शुरू हो जाएगी कि क्यों ऐसी घटनाएं घट रही हैं जीवन में, क्यों एकदम से अचानक इन्हीं 30 दिनों में डिपार्टमेंट्स ने इतनी रेड्स कर दी, क्यों बड़े बड़े धुरंधर जेल यात्राओं तक पहुंच गए, और क्यों अचानक अब उन्हें जमानतें मिलनी शुरू हो जाएंगी,
क्यों अचानक अब उनको बरी होना शुरू हो जाएगा। तो ये अब आपको समझ आएगा सूर्य की राशि परिवर्तन से, जो कि 17 सितंबर को होगा। दिन जो है, अभी पंचांग को भी थोड़ा सा छेड़ लेते हैं। ट्रांजिट तो आपने देख ही लिया, सुन ही लिया है। पंचांग में अगर दृष्टि डालें तो श्राद्ध ही चल रहे हैं। 26 सितंबर से पहला नवरात्र आरंभ हो जाएगा, सो घट स्थापना होगी। आगे बड़े शुभ दिन आएंगे जब नवरात्रे आएंगे। श्राद्धों के दिनों को भी शुभ ही माना जाता है, कोई अशुभ नहीं माना जाता। बहुत सारे लोग फोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछते हैं कि नया घर ले लें, नई गाड़ी ले लें, नई जमीन ले लें। तो एक मन में बात बैठी हुई है कि श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्धों का मतलब होता है अपने पूर्वजों को याद करना, उनके प्रति समर्पण दिखाना, अपनी अगली पीढ़ी को जोड़ना अपनी जड़ों के साथ, अपनी रूट्स के साथ। तो उसमें कोई ऐसा वहम नहीं होता है जो आप लोग समझ लेते हैं। हाँ, जिनके घर में इसी वर्ष कोई मृत्यु हो जाए संयोगवश, उन्हें तो रोका जाता है कि भाई 1 साल आप अपने बुजुर्गों के प्रति थोड़ा सम्मान जाहिर करें, कि पहले वर्ष में आपको कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिसमें कोई फंक्शन हो, धूम धड़ाका हो। तो उनको तो थोड़ा सा रोक दिया जाता है जिनके इसी वर्ष कोई प्रभाव ऐसा हो। बाकियों के लिए ऐसा नहीं होता। शायद इसी हमारी जो भेड़ चाल के कारण श्राद्धों के समय में जितनी भी महंगी धातुएं होती हैं, सोना चांदी, उनके भाव भी गिर जाते हैं, है ना। शॉपिंग ही नहीं हो पाती, मंदी सी पड़ जाती है। तो जबकि ऐसा कोई वहम नहीं है। जब शरद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे फिर लोगों में उत्साह आ जाता है कि देवी दुर्गा शक्ति का वास अब धरती पे है। तो उन दिनों में लोग फिर उत्साहित हो जाते हैं, व्रत पूजन करते हैं, माँ दुर्गा का नाम जाप करते हैं और शुभ कार्य फिर शुरू हो जाते हैं। तो इस बीच सर्व पितृ श्राद्ध, जिसे महालय अमावस्या कहते हैं, वो 25 सितंबर को रहेगा। ठीक है। बहुत सारे लोग तिथियां पूछते रहते हैं, जिनको बिल्कुल तिथि ज्ञान नहीं है या किसी प्रकार की भी कंफ्यूजन है, तो ये कोई आवश्यक नहीं होता कि उस तिथि को ही कुछ करना है हमें। अमावस्या को एक सांझी तिथि कहा जाता है। तो आप लोग जिनको तिथि ज्ञान नहीं है अपने पूर्वजों की मृत्यु की, अमावस्या के दिन उनके प्रति नतमस्तक होकर दान पुण्य करें, उन्हें याद करें, उनकी अच्छी अच्छी बातें अपनी अगली पीढ़ी को अवश्य बताएं कि दादाजी ऐसे थे, परदादा जी ऐसे थे। तो ये चीजें कितना आप आगे बढ़ाते जाएंगे उतना बची रह जाएंगी। और 25 सितंबर को ही पितृदोष का भी उपाय होगा, ये भी नोट कर लीजिए। 25 सितंबर को अमावस्या पर ही जिनकी कुंडलियों में राहु और केतु के साथ किसी भी ग्रह की युति है और वो पितृदोष बने हुए हैं, अमावस्या पर भी उसका उपाय हम कुंडली वाला भी करेंगे। उसके लिए भी आप एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में रह सकते हैं। पितृ ऋण दूर करने के लिए आप श्राद्ध कीजिए और कुंडली में सुधार पैदा करने के लिए एस्ट्रोलॉजर के लिंक में रहें। ठीक है। और श्राद्ध नवरात्रे आपके सामने हैं। 4 अक्टूबर को नवरात्रे समाप्त, 5 अक्टूबर को विजयदशमी और 9 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा व्रत भी आएगा। चलिए अगली बातें हैं, आगे जब दोबारा लाइव करेंगे इन बातों को फिर ले आएंगे। तो ये आपको जो मैंने ट्रांजिट बताया आपके काम आता है, समझ आता है आपको। थोड़ी सी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कौन कौन कमेंट लाइन में क्या क्या लिख रहे हैं। लाइट मूड में थोड़ी बात हो जाएगी क्योंकि मुझे भी पूछना चाहिए ना। सबसे नीचे कमेंट है निशा शर्मा का, पंडित जी आपने गले में रतन पहने हैं वो कौन से हैं? अच्छा, ये जो मैंने गले में पहना है इसको त्रिशक्ति कहते हैं हम। इसमें माणिक नजर आएगा आपको मैरून कलर का, मूंगा नजर आएगा रेड कलर का और एक पुखराज नजर आएगा येलो कलर का। इसको सेहत, गृहस्थी और भाग्य की त्रिकोण कहते हैं। लगन पंचम नवम उसको मजबूत किया जाता है, इसलिए ये त्रिकोण में पहन के रखता हूं। मैं वृश्चिक लगन हूं तो मैं 4 रत्न पहन सकता हूं।
मूंगा, माणिक, पुखराज और सुच्चा मोती। अगर यहाँ मेरे हाथों में देखेंगे तो आपको यहाँ पुखराज, यहाँ मूंगा, यहाँ मोती और यहाँ माणिक नजर आएगा। अगर इस लॉकेट में देखेंगे यहाँ भी आपको 4 ही नजर आएंगे, क्योंकि ये जो माला है ये मोती की है, ये मेरे भाग्य का स्वामी है। बीच में लगन का स्वामी मंगल है और पंचम का स्वामी बृहस्पति और दशम का स्वामी सूर्य है मेरे लिए। तो इसमें भी 4 रत्न हैं, हाथों में भी मेरे 4 रत्न हैं। तो इसलिए मैं 4 स्टोन्स को पावर के लिए प्रयोग करता हूं, अच्छी एनर्जी के लिए। और जो दैत्य श्रेणी के होते हैं, दैत्य श्रेणी के लोग, उन्हें ओपल, पन्ना और नीलम धारण करना चाहिए, ये याद रख लीजिए। क्योंकि नीलम से शनि की एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी, पन्ना से बुध की एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी और ओपल आजकल सबसे बढ़िया शुक्र की रश्मियां कैच करता है। ऐसे थोड़ा सा हिलाएंगे तो सतरंगी सी आभा निकलती है उसमें से, जो ओरिजिनल ओपल की निशानी होती है। तो शुक्र ग्रह को स्ट्रांग करें, जो आपको सेहत भी देगा, धन भी देगा, रुतबा भी देगा, ओपल के माध्यम से होता है। तो वो दैत्य श्रेणी के 3 रत्न हैं, उसमें पन्ना, नीलम और ओपल आता है। आज की आप जब मेरी स्टेटस देखेंगे व्हाट्सएप का या फेसबुक की स्टोरी देखेंगे, उसमें आपको ये रत्नों के तीनों के लॉकेट नजर आएंगे, दोनों श्रेणियों के मैंने डाल दिए थे। तो ये अच्छा है, जो आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, फायदा होता है। नीतिका शर्मा जी, राम राम। शिव मेहता कहते हैं पंडित जी मैं भी पुखराज पहना है, सुरेश नाम है मेरा। भाई ऐसे नाम से अगर आपकी कोई वृश्चिक राशि है या मकर राशि है तो कभी भी गलती से जेमस्टोन ना पहने। नाम राशि तो अगर कुंडली के लगन के साथ मिल गई फिर तो अचानक तुक्का चल जाएगा आपका। अगर आपके लगन के विपरीत राशि का आपने नाम रख लिया और उसका स्टोन पहन लिया कि मेरा नाम एन से है तो वृश्चिक हो गया, एस से है तो कुंभ हो गया, तो वो फिर लाइफ को खराब बहुत कर देता है। इसलिए मैं तो एक प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करता हूं। जन्म पत्री देखकर हम लगन, पंचम, नवम को ही स्ट्रांग करवाते हैं। नाम राशियों से हम लोग ये जो जेम स्टोन है, पुखराज, मूंगे, पन्ने नहीं कभी भी किसी को पहनने के लिए कहते। वो आप अपने रिस्क पर पहनिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई ऐसी जानकारी नहीं मैं देता किसी को, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी करने की कोशिश की जाती है। ना तो मैं लाल किताब को फॉलो करता हूं और ना ही मैं नाम राशियों को फॉलो करता हूं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। संजू, जय माता दी। महेश, नमस्कार सर। तमन्ना सहगल कह रही है धनु लगन की प्रॉब्लम कब खत्म होगी। धनु लगन और मीन लगन वालों को अभी अभी बताया है कि 22 नवंबर तक आपका मुख्य ग्रह बृहस्पति वक्री है, अभी परेशानी रहेगी। बृहस्पति की पूजा करते रहें, विष्णु भगवान का नाम जाप करें। चलिए, मैंने पूछा था कुछ और आपसे और अब आपकी व्यक्तिगत समस्याएं लिखनी शुरू कर दी हैं। शिव मेहता जी ने डेट ऑफ बर्थ लिखना शुरू कर दिया। मैं वो काम यहां नहीं करता हूं। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप में जा सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ वहां भेज सकते हैं। मैंने तो ये प्रश्न पूछा था कि ये जो मैं ट्रांजिट बताता हूं आपको, क्या आपको समझ आती है, ये आपके काम आता है ये गोचर? क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी तो हमें पता चलता है, कई बार लेमैन्स को नहीं पता चलता। लेमैन तो यही पूछते हैं कि 10 अगस्त 1900 फलाना को मेरा जन्म हुआ था, मेरे बारे में बता दीजिए। तो उसके लिए ये मंच नहीं है। उसके लिए आप व्हाट्सएप जाइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। वहां पर आप अपना नाम, डेट, टाइम, प्लेस लिखिए, छोटा सा वॉइस मैसेज बना दीजिए कि अब मुझे ये चीजें पूछनी है, फिर मैं वो मैच करता हूं, वो बातें आपकी कुंडली से मिल रही हैं, तब हम अज्यूम करते हैं कि ये सही कुंडली है, तब आपको उपाय बताए जाते हैं। अब आप लोग जब यहाँ अपनी मेरा धनु लगन कब ठीक होगा, मेरी कुंडली कैसे बनेगी, वो फेसबुक के माध्यम से मुमकिन नहीं होता है। चलिए, आपके साथ ओपन बातें करना भी ना खतरे से खाली नहीं है। आप अपनी पर्सनल जन्म पत्री खोलकर बैठ जाते हैं। आइए वापस अपने इसी में चलते हैं, सब्जेक्ट में ही। सब्जेक्ट मेरा यही था कि आज मैंने आपको गोचर के विषय में सारी जानकारी दी है और 25 सितंबर को सर्व पितृ श्राद्ध है। अमावस्या पर कुंडली वाले पितृदोष, काल सर्प दोष, 7.5 और ढैया का उपाय करवाएंगे, ये संदेश था।
और सूर्य ग्रह अगले 30 डेज सिंह राशि में से निकलकर कन्या राशि में जा रहे हैं। उसका थोड़ा आपको प्रभाव मैं बता देता हूं, क्योंकि वो सूर्य की बात हम हर संक्रांति से 1-2 दिन पहले अवश्य करते हैं, जो एक अलर्टनेस रहती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं